हेलो स्टूडेंट्स। मैं सिद्धू सिंह यादव आप सबका SSY एकेडमी के न्यू फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं हिंदी विषय का 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का दूसरा चैप्टर का आगे का भाग लेकर के आया हूं। इसमें प्रश्नोत्तर आज व्याख्या के रूप में है और हम आज जानेंगे कि किस प्रकार हिंदी में व्याख्या करनी चाहिए। और व्याख्या जो है बहुत ही आसान होता है, जो कि आपको यदि हम अभी बता रहे हैं, ध्यान से सुनते हैं, बिना स्किप किए हुए सुनते हैं, तो आपको बेहतर जानकारी इसकी मिल पाएगी। तो आइए हम चलते हैं कि ये किस प्रकार व्याख्या किया जाए। व्याख्या जो है महत्वपूर्ण होता है। इस चैप्टर का व्याख्या जो है बहुत ही पॉपुलर है, इस वजह से आपको इसको जरूर पढ़ना चाहिए। चलते हैं प्रश्न की ओर। लिखा है कि 100 प्रसंग व्याख्या कीजिए। बहुत लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि 100 प्रसंग व्याख्या क्या है। बच्चे लोग जो है यहाँ पर जो है घबरा जाते हैं कि आखिर व्याख्या क्या होती है। व्याख्या मतलब उसके बारे में व्याख्यान करना, अर्थात उसका विशेष चर्चा करना, विस्तार से चर्चा करना, उस बारे में, उसी को हम व्याख्या कहते हैं। और उसको सुंदरता और सरल भाव में प्रकट करना, यही व्याख्या होता है। तो हिंदी भाषा है, और हिंदी भाषा जो होता है यह एक भाषा है, और इसको सुंदर बना करके बोलना एक कला होता है। और भाषा कला के आधार पर ही सुंदर लगता है। तब इसमें हम कला को किस तरह से भर सकते हैं, इस बात को भी हम बताएंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। है कि पहला व्याख्या का लाइन है। ये जो होता है हमारे चैप्टर से, हमारे कहानी से कुछ लाइन को दे दिया जाता है, और उस लाइन का अर्थ विस्तार में हमें बताना पड़ता है। सर्वप्रथम ये भी बताना पड़ता है यह किस चैप्टर से लिया गया है, किस किताब से लिया गया है। तो लिखा है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ हम तो अभी विष के दांत चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे कि चलिए ये विष के दांत चैप्टर से लिया गया है। परंतु जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो वहां तो पता नहीं रहेगा, और ना ही लिखा रहेगा विष के दांत चैप्टर से लिया गया है। इसलिए आपको ये खुद समझना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़े हैं, कहानियों को पढ़े हैं, तो आपको जरूर पता होगा किस चैप्टर से लिया गया है। तो हम देखते हैं इसको किस प्रकार से लिखना शुरू करते हैं। लिखा है प्रस्तुत पंक्तियां, यानी ये जो पंक्तियां हैं, इस पंक्तियों के बारे में कहा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2, ये बात का वर्णन करना आवश्यक है। सबसे पहले हम इसी बात को लिखते हैं, और इस बात को लगभग कॉमन रख लीजिए। गोधूली भाग 2 से जितने भी प्रश्न आएंगे वो सारे के सारे प्रश्नों में इसी प्रकार से लिखना होता है। और जहां शीर्षक और कवियों के नाम जो है वो बदलेंगे, बल्कि बाकी सब इसी तरह से अगर आप लिखते हैं तो अच्छा रहेगा। ये मतलब सरल तरीका है, और भी आप लगा के और भी अच्छी भाषा और भी सुंदर भाषा में आप लिख सकते हैं। तो लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, और उनके माता पिता को इसका गर्व है। इस बात का चर्चा आपको विस्तार से करना है। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के नलिन विलोचन शर्मा रचित विष के दांत शीर्षक, शीर्षक जो है गलत लिखा हुआ है, शीर्षक में दीर्घिकार होता है, शीर्षक पाठ से लिया गया है। यह संदर्भ सेन परिवार में पाली पोसी जाने वाली लड़कियों की चारित्रिक विशेषताओं से जुड़ा हुआ है। यह संदर्भ जो है, ये पंक्तियां जो है, सेन साहब के घर में लड़कियों का जो रहन सहन है, लड़कियों को जो चरित्र दिया गया है, चरित्र निर्माण किया गया है लड़कियों का, उसके बारे में ये संदर्भ, ये पंक्तियां लिखी गई है। अब इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। ये बात हम कॉमन बात लिख लेते हैं, ठीक है। और इसमें यदि आप और भी भाषा को सुंदर बनाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के नलिन भाग 2 से लिया गया है, और हिंदी साहित्य के एक महान लेखक, आलोचक और मील के पत्थर माने जाने वाले आधुनिक हिंदी के कथाकार नलिन विलोचन शर्मा जी के द्वारा रचित विष के दांत शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी लिखा जा सकता है, कवि या लेखक का जो है बड़ाई करके उसके बाद लिखा जा सकता है। तो इस लाइन को इस तरह से हम लिख सकते हैं। आगे हम अब जो बात इसमें है उस बात पर हम चर्चा करते हैं विस्तार से, जो व्याख्या कहलाएगा। तो सेन परिवार मध्यम वर्गीय परिवार है, जहां की जीवन शैली कृत्रिमताओं से भरी है। सेन साहब का परिवार जो है मध्यम वर्गीय परिवार है,
ना ही बहुत बड़ा पूंजीपति है और ना ही छोटा है। उनका एक बिजनेस है और बिजनेस में जो है उनका घर बार बहुत अच्छा है। जहां सेन साहब का सेन परिवार मध्यम वर्गीय परिवार है, जहां की जीवन शैली कृत्रिमताओं से भरी पड़ी है, अर्थात वहां बनावटी वस्तुओं की ढेर है। कृत्रिमता होना मतलब जो मानव द्वारा बनाया गया है, अर्थात असली चीजों की कमी है और नकली नकली चीजों का भरमार है वहां पर। तो वही कृत्रिमताओं से भरी पड़ी है। सेन परिवार में लड़कियों को तमीज और तहजीब के साथ जीना सिखाया जाता है। सेन साहब के परिवार में लड़कियों को तमीज और तहजीब से जीना सिखाया जाता है। उन्हें शरारत करने की छूट नहीं होती है, लड़कियों को शरारत करने की छूट नहीं होती है। वे स्वच्छंद विचरण नहीं कर सकती है, अर्थात वो स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर कहीं नहीं जा सकती है, न घूम सकती है। जबकि लड़कों के लिए कोई पाबंदियां नहीं है। अगर उस घर में लड़के हैं तो उसके लिए कोई भी पाबंदियां नहीं है। सेन दंपतियों ने लड़कियों को यह नहीं सिखाया कि उन्हें क्या करना चाहिए। उसे ये बात लड़कियों को नहीं सिखाया गया कि क्या करनी चाहिए, लेकिन ये बात जरूर सिखा दिया उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। उन्हें ऐसी तालीम दी गई है कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सेन परिवार में लड़कियों के प्रति दोहरी मानसिकता काम कर रही है। यहाँ पर दोहरी मानसिकता, लड़कों के प्रति अलग मानसिकता है, लड़कियों के प्रति अलग मानसिकता है। अर्थात लड़कियों को यहाँ कमजोर साबित किया जा रहा है। समाज में लड़कियों को हम नीचा दिखाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़की और लड़के दोनों ही बराबर हैं समाज में, और दोनों की भागीदारी होनी चाहिए। जहां तक हम आप देख भी रहे हैं कि आज हमारे साथ लड़कियां भी कंधे से कंधा मिला करके हर क्षेत्र में काम कर रही है, जिसकी वजह से आज हमारा देश इतना विकास कर रहा है। यदि इन सभी महिलाओं को रख लिया जाए, अंदर घर के अंदर ही रहने दिया जाए, बाहर नहीं निकलने दिया जाए, तो हमारी हालत भी पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसी हो जाएगी। सऊदी अरब में महिलाओं को पढ़ने लिखने की आजादी नहीं है, पाकिस्तान में ज्यादा नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। तो वहां का विकास देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का है। अर्थात महिलाओं की भागीदारी, जहां महिलाएं पढ़ रही है, देखिए अमेरिका है, इंग्लैंड है, वहां पर देखिए वहां पर बहुत सारा मतलब लड़का लड़की में कोई अंतर ही नहीं, सब स्वतंत्र है, सभी पढ़ते हैं लिखते हैं और उस देश का विकास भी हो रहा है। तो अर्थात हमारे समाज में भी गंदी मानसिकता को खत्म करना चाहिए और स्वच्छ मानसिकता की जरूरत है। तो यहाँ पर दोहरी नैतिकता जो है अपनाई जा रही है। इस प्रकार सेन परिवार में लड़कियों के प्रति दोहरी मानसिकता काम कर रही है। जहां लड़कियां अनुशासन, तहजीब और तमीज के बीच जी रही है, वहीं खोखा सर्वत्र स्वतंत्र है। लड़का लड़की के साथ दोहरा व्यवहार दोहरा व्यवहार जो है, लड़का लड़की के साथ जो दोहरा व्यवहार हो रहा है, वह विकास, परिवार और समाज के लिए घातक है। ऐसा विकास के लिए भी घातक है, परिवार के लिए भी घातक और समाज के लिए भी घातक है। अतः लड़का लड़कियों के बीच नस्लीय भेदभाव न पैदा कर उनमें समानता का विस्तार करनी चाहिए। ये जो है विचारधारा, हम इसके बारे में, इस लाइन के बारे में जो लिखा है, विचार किया है, इसी को हम व्याख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से आप व्याख्या कर सकते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि खोखा दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों के सिद्धांतों को बदल लिया था। खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। यानी खोखा का स्वभाव जो है वो दुर्ललित था, मतलब अच्छा नहीं था, सुंदर नहीं था, और उसी के अनुसार उन्होंने अपने सिद्धांत को, जिस प्रकार उनका सिद्धांत ऐसे भी सुंदर नहीं था और भी असुंदर बना दिया था, उन्होंने अपने सिद्धांतों को, सेनों ने अपने सिद्धांतों को बना लिया था। तो चलिए इसका हम व्याख्या करते हैं, स्वप्रसंग व्याख्या, यानी प्रसंग के साथ इसका हम व्याख्या करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के नलिन विलोचन शर्मा रचित विष के दांत शीर्षक पाठ से लिया गया है। यह संदर्भ सेन परिवार के लाडले बेटे के जीवन प्रसंग से संबंधित है। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक जो है, यहां तक वही बात लिखी गई है। तो आप ये समझ लीजिए कि इतना जो है ये कॉमन बातें हैं, ये सभी व्याख्या पंक्तियों के लिए उपयोग में लाए जाएंगे जो इस शीर्षक से है। यदि दूसरे शीर्षक से है तो नलिन विलोचन शर्मा के जगह पर दूसरे शीर्षक के लेखक का नाम लिखेंगे, और यहाँ शीर्षक पाठ जो है विष के दांत, ये शीर्षक के जगह पर दूसरे शीर्षक का नाम लिखे जाएंगे। और यह संदर्भ जो है किसके बारे में है वो लिखना है, और उसके आगे जो है यह आगे उसका व्याख्या किया जाएगा। तो व्याख्या करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखे गए
है कि कहानीकार ने इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताने की चेष्टा किया है कि सेन परिवार एक मध्यम वर्गीय सफेद पोष परिवार है, अर्थात सफेद चादर ओढ़े हुए काला आदमी है। इसका मतलब सफेद पोष होने का मतलब ये कपड़े तो जरूर सफेद पहने हुए हैं, ये प्रतिष्ठित व्यक्ति है समाज में, लेकिन इसका कारनामा सफेद नहीं है, इनके विचार सफेद नहीं है, इनके विचार जो है सफेद चादर से ढका हुआ है। यहाँ कृत्रिमता का ही बोलबाला है, अर्थात यहाँ सिर्फ दिखावटी चीजें हैं, यहाँ सिर्फ बनावटी चीजें हैं, कोई भी चीजें असली नहीं है। ये सिर्फ कृत्रिमता से भरा हुआ है, कृत्रिम रूप से उन्हें सुंदर बनाया गया है। ये नकली जीवन के बीच जीते हुए ये अपने बच्चों के प्रति भी दोहरा भाव रखता है। सेन परिवार जो है नकली जीवन तो जी ही रहा है, साथ ही अपने बच्चों के प्रति भी दोहरा भाव रखते हैं, अर्थात बेटों के प्रति कुछ और, बेटियों के प्रति सिद्धांत कुछ और होते हैं। सेन परिवार का बेटा शरारती स्वभाव का है। सेन परिवार का बेटा खोखा, जिसका नाम कासू है, वो शरारती स्वभाव का है। वह पिता के बुढ़ापे में पैदा हुआ है। जब उनका पिता बूढ़ा हो गया उस समय इसका जन्म हुआ है। इसी कारण सबका लाडला है। उसके लालन पालन शिक्षा दीक्षा में कोई पाबंदी या अनुशासन नहीं है। उनका लालन पालन जो हो रहा है, उनकी जो शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए, उसमें कोई भी अनुशासन नहीं है, कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। वो गलत कर रहा है तो कोई बात नहीं है, वो बुरा कर रहा है तो कोई बात नहीं है। वह बेलौस जीने के लिए स्वतंत्र है। वह जो है बिना रोक टोक जीने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो जैसा जीना चाहे वैसा वो करे, उसे कोई रोक नहीं सकता है। उसके लिए सारे नीति नियम शिथिल कर दिए गए हैं। कोई भी नीति नियम उसके लिए जरूरी नहीं है, सारे नीति नियम शिथिल कर दिए गए हैं। वह इतना उच्छृंखल था, उच्छृंखल। अब यह देखिए भाषा को सुंदर बनाने के लिए उच्छृंखल लिखा गया है। चंचल शब्द का जो है ये पर्याय है, चंचल, थोड़ा उच्छृंखल, ठीक है, था कि उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों को भी सेन दंपति विपरीत भाव से देखते थे और उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उनके द्वारा बुरा कर्म भी किया जाता था तो वो उनको बुरा करके नहीं देखते थे, बल्कि उसको अच्छा सोच करके बोलते थे और उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। जैसा कि उन्होंने कार के शीशा को फोड़ दिया था, बल्ब के शीशा को फोड़ दिया था, और फिर भी जबकि मदन जो है हाथ से छू रहा था, उस समय सिर्फ गंदा हो सकता था, तो उसे डांटा गया, मारा गया, ढकेल दिया गया, जिससे उसके घुटने से खून आने लगा। परंतु कासू एक ऐसा उसका लड़का है जो कि बल्ब के शीशे को फोड़ दिया और फिर भी उसे कहा गया यह इंजीनियर बनना चाहता है, इसीलिए यह इसमें दिलचस्पी रख रहा है, इसको देखना चाहता है कि इसके अंदर क्या बात हो जाए। और यह दोहरी नीति ही जो है उसे बनावटी बनाता है, यह उसके सिद्धांत के खिलाफ है, हमारे समाज के खिलाफ है, हमारे समाज के सिद्धांत के खिलाफ है। तो सेन दंपति बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसी कारण ट्रेनिंग भी वैसी ही दिलवा रहे थे। उसे किंडरगार्टन स्कूल की शिक्षा न देकर कारखाने से बड़े ही मिस्त्री के साथ पीटने ठोकने का कार्य सिखाया जा रहा था। उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्हें किंडरगार्टन स्कूल में नहीं भेजा गया है। किंडरगार्टन यानी प्ले स्कूल में नहीं भेजा गया है, बच्चों के स्कूल में नहीं भेजा गया। शिक्षा स्कूलों में अच्छी मिलती है, न कि घर में या किसी व्यक्ति के संगत में। तो उसे किंडरगार्टन स्कूल की शिक्षा न देकर कारखाने के बढ़ई मिस्त्री के साथ ठोकने पीटने का काम सिखाया जा रहा था, औजारों से परिचित कराया जा रहा था। इस प्रकार सेन परिवार अपने शरारती बेटों के स्वभाव के अनुरूप ही शिक्षा की व्यवस्था कर दी थी और अपने सिद्धांतों को बदल दिया था। तो इस तरह से शरारती बच्चा के व्यवहार के अनुसार उन्होंने अपने सिद्धांत को भी बदल दिया था। जिस प्रकार लड़कियों को खेलने की आजादी नहीं थी, वहीं इसको खेलने, कहीं भी खेलने और कुछ भी खेलने का पूरा आजादी थी। इसको जो है खेलने की आजादी थी लड़कों को, लेकिन लड़कियों को ऐसी आजादी नहीं थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार व्याख्या किया जाता है। आज समय अभाव में जो है हम दो ही प्रश्नों का उत्तर दे पाए हैं, और भी इसमें है व्याख्या। ये अगला पाठ की शुरुआत करते हैं हम। तो अगले पाठ में तीसरा व्याख्या है कि
कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ऐसा किसने कहा था, क्यों कहा था, कब कहा था, इन बातों की चर्चा करना यही 100% व्याख्या होती है। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 से नलिन लोचन शर्मा रचित विष के दांत शीर्षक पाठ से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति का प्रसंग गिरधारी के बेटे मदन के साथ जुड़ा हुआ है। यह प्रसंग जो है गिरधारी के बेटे मदन के लिए उपयुक्त हुआ है और ये सेन साहब के द्वारा कहा गया शब्द है जो मदन के लिए कहा गया है गिरधारी को। अब चलते हैं, इसका विस्तार से चर्चा करते हैं कि एक बार की बात है कि सेन की गाड़ी के पास मदन खड़ा होकर गाड़ी को छू रहा था। तब शोफर ने उसे ऐसा करने से मना किया तो वह शोफर को मारने दौड़ा, लेकिन गिरधारी की पत्नी ने बेटे को संभाल लिया। ड्राइवर ने मदन को धक्के देकर नीचे गिरा दिया था, जिससे मदन का घुटना फूट गया था। यहाँ पर जो है मदन गाड़ी के पास खड़ा होकर के गाड़ी को छूने का प्रयास कर रहा था, जिसे डांटने पर मदन ने शोफर को मारने दौड़ा, लेकिन गिरधारी लाल की पत्नी इस बात को संभाल लेती है, मदन को पकड़ लेती है और नहीं मारने देती है। फिर भी वो बार बार मारने के लिए दौड़ रहा है। ऐसे में ड्राइवर जो है मदन को धक्का दे देता है, जिससे गिर जाने पर मदन के घुटने से खून आने लगता है। इस शरारत की चर्चा ड्राइवर ने सेन साहब से की। इसी शरारत की, मदन की इस शरारत की चर्चा जो है ड्राइवर ने सेन साहब से की। इसी बात पर सेन साहब काफी क्रोधित हुए और गिरधारी को अपने फैक्ट्री से बुलवाकर डांटते हुए कहा था कि देखो गिरधारी, आजकल मदन बहुत सूख हो गया है, अर्थात मदन बहुत बदमाश हो गया है। मैं तो तुम्हारी भलाई ही चाहता हूँ। गाड़ी गंदा करने से मना करने पर वह ड्राइवर को मारने दौड़ पड़ा था और मेरे सामने भी वह डरने के बदले ड्राइवर की ओर मारने के लिए झपटता रहा। ये जो है ये उसी किताब की लाइन है जहाँ पर ये प्रसंग आता है कि ऐसे ही बच्चे गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। यह उसी किताब की, उसी कहानी की लाइन है और उस संदर्भ को यहाँ बताया जा रहा है। वह डरने के बदले ड्राइवर की ओर मारने के लिए झपटता रहा। देखो, यह लक्षण अच्छा नहीं है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधारी तो जी हाँ कहता रहा। ऐसी सीख देते हुए सेन साहब गिरधारी लाल से बच्चे को संभालने और शरारत छोड़ने की सीख देते हुए चले गए। यहाँ पर जो है सेन साहब गिरधारी को डांटने के क्रम में यह भी बताया कि ऐसे ही बच्चे आगे चल करके गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। आप उसको संभालो, अभी नहीं संभालेंगे तो आगे चल करके वो चोर, डाकू और गुंडे बन जाएंगे। गिरधारी जी हाँ कहते रहे, क्योंकि वो उसका स्टाफ थे, इस वजह से वो जी हाँ करते रहे। ऐसी सीख देते हुए सेन साहब गिरधारी लाल से बच्चे को संभालने और शरारत छोड़ने की सीख देते हुए चले गए। यह प्रसंग उसी वक्त का है। अब यहाँ पर इन पंक्तियों में सेन के चरित्र के दोगलेपन की झलक साफ साफ दिखती है। यहाँ पर सेन साहब की जो चरित्र है उनको दर्शाया गया है। यहाँ पर उनके चरित्र में दोगलापन साफ साफ दिखाई दे रही है। दोगलेपन अर्थात चरित्र में दो गुण हैं जो कि अपने बच्चों के प्रति अच्छा लक्षण दिखाई पड़ता है। यही शरारत अपने बच्चों के प्रति अच्छा लक्षण दिखाई देता है, जबकि वही शरारत दूसरे बच्चे हैं और अपने बच्चों से कम शरारत है, फिर भी उसको ये चोर, गुंडे और डाकू के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह से उन्हें अपने बेटे की शरारत सही और दूसरे बच्चे की शरारत चोर, गुंडे के लक्षण लगते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रसंग का जो है व्याख्या किया जा सकता है। हम चलते हैं अगले व्याख्या की ओर। चलिए अब देखते हैं, अगला प्रश्न है कि हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। यहाँ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 से नलिन लोचन शर्मा रचित विष के दांत शीर्षक पाठ से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि, तो इस तरह से हम पहला फिर से लिख लिए वही बात। यहाँ पर जो है एक भाव प्रस्तुत किया गया है कि ये कहाँ से लिया गया है। अब आगे चलते हैं, इसका आशय यानी अर्थ, व्याख्या क्या है कि जब सेन दंपत्ति के बेटा दूसरे दिन शाम के वक्त बंगले के अहाते के बगल वाली गली में जा निकला, वहां धूल में मदन
आवारागर्द लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। वहां बगल के बिल्डिंग के पास वाली गली में जो है मदन आवारागर्द यानी कुछ अपने साथियों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने जब यह दृश्य देखा तो उसकी भी तबीयत लट्टू नचाने के लिए ललच गई। खोखा तो बड़े घर का था, अर्थात हंसों की जमात, और जबकि मदन व अन्य लड़के निम्न वर्गीय दलित वर्ग के थे, अर्थात इन्हें कौवे का झुंड कहा गया है। यानी खोखा को हंसों की जमात कहा गया, और जबकि आवारागर्द लड़कों को, मदन के साथियों को और मदन को कौवे का झुंड कहा गया है, क्योंकि वे दलित, निम्न वर्गीय और पिछड़े वर्ग से आते हैं। इस सामाजिक भेदभाव के कारण कहा गया कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। इसी भेदभाव के कारण समाज में जो होने वाली भेदभाव है, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हमारे समाज में कुछ हंस जो है कौवों की जमात में शामिल होने के लिए लग पड़ते हैं, और किंतु यह असंभव था, क्योंकि उसके पहले दिन उसके पिता ने उसे और उसकी माँ के साथ पिता को भी प्रताड़ित किया था। उससे पहले दिन जो है उसको तो प्रताड़ित किया ही था, उसके माँ को और उसके पिता को भी प्रताड़ित किया गया था सेन साहब के द्वारा। उस अपमान को याद करते ही खोखा से कहा, अब अबे भाग, यहाँ पर अबे होना चाहिए, अबे भाग जाए यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला। उसे डांट करके कहा गया, अरे भाग जाए यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, यहाँ तेरा लट्टू नहीं है, जाकर अपनी मोटर में बैठ, है ना। बड़े ही शान से वहां पर कहा, क्योंकि अपनी गली में तो कुत्ते भी शेर होते हैं। तो अभी जो है उसके बंगले में मदन नहीं था, इस वजह से मदन साफ साफ उसे इनकार कर गया कि तुम मेरी जमात में खेल नहीं सकते, तुम तो हंसों के जमात के हो, और हंस के जमात में जाओ, कौवे के जमात में कहाँ आए। तो प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा कहानीकार सामाजिक असमानता, भेदभाव, गैर बराबरी को दर्शाना चाहता है। तो इस प्रकार से आप इसका व्याख्या कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह व्याख्या कितना आसान है। तो आज ये व्याख्या जो है आज खत्म हो गया है। अब आगे हम फिर से प्रश्नोत्तर को लेकर के चलेंगे। कुछ प्रश्नोत्तर बचे हुए हैं जिन्हें हम लेकर के आएंगे अगले पार्ट में। आप मेरे आने वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो हम आपसे विदा लेते हैं। इससे पहले कि हम विदा लें, आपसे अनुरोध करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।